गोदी मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अडानी अंबानी का नाम नहीं है। मेरे दोस्त, जितनी कंपनियां मतलब जितना नॉमिनेटेड कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं और दिखाई दे रहा है, उन्होंने जितना चंदा दिया है उससे 10 गुना ज्यादा चंदा उन कंपनियों ने दिया है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनका कोई बिजनेस नहीं है, और वही अडानी अंबानी की कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक तड़कता भड़कता, यह समझ लीजिए कि पूरे देश में आग लगी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, काले धन की, नरेंद्र मोदी के डकैती की। उस पर आज का पूरा एपिसोड केंद्रित रहेगा। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को मिल गया। चुनाव आयोग इसे कल भी डाल सकता था, लेकिन वो आज ही डाल दिया। डेटा लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गया, लोगों के पास पहुंच भी चुका, लोग उस पर रिसर्च भी करना शुरू कर दिए। मीडिया में आपको दिख रहा होगा, खास करके सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी सोशल मीडिया में आपको यह दिख रहा होगा। बाल की खाल लोग निकाल रहे हैं और उसे आप देख भी रहे होंगे, आप समझ भी रहे होंगे, आप समझ चुके हैं डाकू कौन है, लुटेरा कौन है। कोई हिचकने की जरूरत नहीं, हर आदमी ये बात कह सकता है और मान सकता है और जान सकता है, समझ सकता है कि चौकीदार ही चोर है। सिर्फ यही नहीं, चौकीदार ही अब इस घटना के बाद तो डाकू साबित हुआ है। मेरे दोस्तों, ये सरकार न रह करके माफिया गैंग की तरह इस सरकार ने काम किया। नरेंद्र मोदी एक हेड ऑफ द गैंगस्टर की तरह देश को चलाया और काम किया। वो सारी चीजें इस लिस्ट से साफ साफ दिखाई दे रही हैं, झलक रही हैं, सामने आ रही हैं। गोदी मीडिया अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, लोग बहुत शोर मचा रहे थे, इसमें तो अडानी अंबानी का नाम ही नहीं है। यह कौन कह रहा था कि अडानी अंबानी का नाम उसमें आएगा? यह किसने कहा? बिग गोदी मीडिया कह सकती है, मोदी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मोदी ने किया है, दूसरा कोई क्यों कहेगा? मैंने तो कभी नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा अडानी और अंबानी का नाम रहेगा। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा कि अडानी अंबानी की सेल्स कंपनियां, अडानी अंबानी सेल्स कंपनियां बनाकर, फेक कंपनियां बनाकर, फ्रॉड कंपनियां बनाकर, जाली कंपनियां बनाकर एक ऑफिस मॉरिशस या किसी और डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाले देश में और दूसरा ऑफिस इंडिया में खोलकर उसके नाम से सारा चंदा, सारा ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया, अडानी ने थोड़ी दिया। नरेंद्र मोदी ने अंबानी को दिया, अंबानी ने थोड़ी दिया। लेकर के फेक कंपनियों के जरिए उसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये बातें साफ दिख रही हैं और सामने आ चुकी हैं। अब रही बात यह कि यह तो साफ हो गया इस लिस्ट के आने के बाद किस मास्टरमाइंड, अकेले वन इन वन मैन नरेंद्र मोदी थे, और वो सब कुछ नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड तरीके से अपनी पार्टी में अपने लोगों को, अपने चहेतों को लेना देना दिलवाना था। एक पार्ट तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड से, एक पार्ट जो सामने आया है वो ये है कि जो हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने विदेशों में, जिनका मान लीजिए ए का 1000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में था, अब नरेंद्र मोदी ने उसको बुला करके सीधे ईडी से उठवा लिया और सीधे धमकी दिलवाई, भाई तेरे पास 1000 करोड़ है, 500 करोड़ दे दे, छोड़ देता हूं, नहीं तो जेल जा। वो 500 करोड़ दे दिया, बाप की कमाई तो थी नहीं, था तो ब्लैक मनी, दे दिया। वो नरेंद्र मोदी ने विनोद अडानी या ऐसे लोगों के नाम से जमा कर दिया। अब उसे भारत लाना था, फेक कंपनियों के जरिए उसे भारत लाए, फॉल्स कंपनियों के जरिए, सेल्स कंपनियों के जरिए उसे भारत लाए, अपनी पार्टी को दिलवाए अपने, और खुद उस पैसे से अडानी को दूसरे नंबर तक पहुंचाया, न जाने क्या क्या। तो काले धन को जिस तरह से फेक कंपनियों के द्वारा
भारत में लाया गया अडानियों, अंबानियों, विनोद अडानियों, नीरव मोदियों, मेहुल चौकसियों के जरिए, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या था मेरे दोस्त? दूसरा पार्ट ये था कि भारत में जितनी भी कंपनियां थी जो अच्छा काम कर रही थी, हाईलाइटेड थी, उनके यहां ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड डलवाई गई। ठीक है, रेड डलवाकर उनको संदेश भेजा गया कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो खत्म। उन्होंने चंदा दिया और बच गए। इस तरह का जितनी भी कंपनियों ने, जितनी भी 1 करोड़ से ऊपर की ज्यादातर जितनी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उनमें ज्यादातर के यहां रेड पड़ी है, उनको सताया गया है, उनको अंदर बंद किया गया है। यानी ईडी, सीबीआई और आईटी से फिरौती का काम करवाया गया है। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। और इसीलिए मैंने कहा कि यह सरकार नहीं, माफिया, एक गैंग की तरह चली है। सिस्टम को वसूली के लिए लगा रखा था नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी सरकार को माफिया की तरह चला रहे थे, चलाए, वसूली किए और लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और भी दूसरी शक्लों के रूप में लिया होगा। अभी तो जो डेटा सामने आया है, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे डाला है। अब वो जो लोग खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, इस बात को मैं शुरू से ही, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया तो इसके पीछे का पैटर्न, कैसे काम किया होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज भी वही बात सामने निकल के आ रहा है। जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकारों को, जितने भी सोशल मीडिया में जो लगे हैं, जितने खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सब का रिपोर्ट्स अगर इस समय सामने आप रखोगे, यही बात मैं शुरू से बताता रहा हूं कि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल वसूली के लिए किया गया है, धमकी देने के लिए किया गया है। उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में वसूली कराई गई है। और वो जिन्होंने ये पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में, उन्होंने व्हाइट मनी नहीं दिया है, उन्होंने भी ब्लैक मनी ही दिया है। उन्होंने काला धन ही दिया है सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को या किसी दूसरी पार्टी को भी अगर चंदा दिया है तो वो ब्लैक मनी ही है। अब जो सामने आएगा, मैंने कहा था कि किसने और कितना, ठीक है, किसने और कितना, जब ये सामने आ जाएगा उससे ये पता चल जाएगा कि असल चोर कौन है, चोरों का सरदार कौन है, देश पर डाका किसने डाला, देश का माल लूटा किसने, फिरौती का धंधा किसने बना दिया सरकारी सिस्टम का। ये अब आपके सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? कल नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या होगा? कल, परसों, 1-2 दिनों में नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या होगा, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे नहीं, जिम्मेदारी मानेंगे नहीं, इस्तीफा देंगे नहीं। क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नरेंद्र मोदी के पास अब नहीं है। अगर वो ढिठाई वाली, इतने के बाद भी बेशर्मी वाली राजनीति करने की कोशिश करते हैं, सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, तो बाकी तो आप जानते हैं क्या करते हैं ये लोग। कब यहां से खिसक लेंगे पता ही नहीं चलेगा, बाद में ढूंढते रह जाओगे। ये अलग बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ये तो सामने आ गया कि कितना बड़ा खेल नरेंद्र मोदी ने खेला देश के साथ, देश के सिस्टम के साथ और देश के हक के साथ। यह पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में पार्टियों को मिला है, चुनावी चंदे के रूप में, गुप्त चुनावी चंदे के रूप में, वो वही काला धन था, वही काला धन है जो आम आदमी का हक था। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त कि फिर से नरेंद्र मोदी ने बंटवारा किया, अगर काले धन को काले चोरों के साथ, उन्हें सजा ना दे करके, सीधे सरकार को सरकारी खाते में पैसा ना ला करके
तो देश का कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। मान लो 1,000 करोड़ किसी के पास था, जब हिस्सेदारी पर उतर आए नरेंद्र मोदी, ब्लैकमेलिंग पर उतर आए नरेंद्र मोदी, तो 500 करोड़ ही लिया ना। 500 तो उसके पास, 500 करोड़ तो उसके पास बचा ही, जिसको लेकर वो आज भी ऐश कर रहा है या करेगा। 500 करोड़ लेकर के नरेंद्र मोदी वो भी सीधे सरकार के पास, देश के पास नहीं आया कि देश का विकास हो सके। अंडरग्राउंड तरीके से नरेंद्र मोदी लाए और अडानी को, पूरे देश को खरीद करके अडानी को गिफ्ट करने की कोशिश करने लगे और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी को मजबूत करने लगे। अपने रामदेव जैसे, आरएसएस जैसे या और भगवा दलालों जैसे लोगों को मजबूत करने लगे। इससे देश को क्या फायदा हुआ? इससे जिसका पैसा वो था, एक आम गरीब का पैसा था, एक मजदूर का पैसा था, एक किसान का पैसा था, एक जवान का पैसा था, आम आदमी का पैसा था, वो जिसे चुरा चुरा करके, चोरी डाका डाल करके उसे स्विस बैंकों में या दूसरे विदेशी बैंकों में जमा करके रखा गया था काले धन के रूप में, जिसे नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि लाएंगे तो 15-20 लाख यूं ही सबको मिल जाएंगे। वो सच था, लेकिन नरेंद्र मोदी की काली करतूत ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, सवाल यह है। वैसे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का द एंड हो चुका है। वो बेशर्मी बेहयाई से सरकार में टिके रहते हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर से कोई धांधली या इस तरह के काम, जैसे अभी आपने देखा कि जबरदस्ती 2 चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति वो 10 मिनट में कर दिए, मैगी बनाने के टाइम में 2 मिनट में। तो इस तरह की करतूत करने की कोशिश कर सकते हैं और करेंगे, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। एक गलत आदमी जब कभी किसी योग्य पद पर पहुंच जाता है तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता और ना ही वो पद से हटता है, ना छोड़ता है। इसीलिए सब कुछ रुक जाता है। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ रोक दिया है, रुक गया है। देश पीछे जा रहा है आगे जाने की बजाय। देश 1947 की तरफ बढ़ रहा है। देश 2024, 25, 26, 30, 42 की तरफ नहीं बढ़ रहा है। हर जगह अन्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, किसानों के साथ, जवानों के साथ, आम आदमी के साथ, गरीबों के साथ, हर तरह से जिसकी कोई सीमा, सारी सीमाएं तोड़कर वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन कोई शर्म नहीं है। आज किसानों के साथ वो क्या कर रहे हैं आप देखें। रामलीला मैदान में आकर के किसान इतनी बड़ी जनसंख्या में आंदोलन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वादों के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बदले में उनको क्या मिल रहा है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। बात आज की पूरी तरह से केंद्रित ब्लैक मनी की। मेरे दोस्त, आज आपको दूसरे माध्यम से, सोशल मीडिया से सब कुछ जानकारी मिलती होगी, किसने कितना कब कैसे दिया, क्यों दिया। उसके यहां रेड पड़ी, अब उस रेड से बचने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके चुनावी चंदे के रूप में नरेंद्र मोदी को दिया, फिर उसको रिलीफ मिली। अगर वो ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, एक कंपनी जो नॉर्मली काम कर रही हैं और वो चंदा दिया है, तो ऐसे केसेस सामने आए हैं कि उन्होंने चंदा दिया तो उनको काम मिल गया, कुछ दिनों तक उन्होंने चंदा नहीं दिया तो फिर से उन पर रेड पड़ गई, फिर उन्होंने चंदा दिया तो फिर से उनके कंपनी का काम चलने लगा, फिर से वो शांति से अपना बिजनेस करने लगे, फिर कुछ दिनों तक चुप रहे, अगर चंदा नहीं दिया तो फिर से उन पर रेड पड़ गई। कहने का मतलब कुल मिलाकर के सीधे सीधे बात कि नरेंद्र मोदी सिस्टम और सरकार को वसूली पे उतार दिया था। मैंने बार हजारों बार यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में बहुत बड़े माहिर हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने एक चीज का नेशनलाइजेशन किया और वो था भ्रष्टाचार। अकेले नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की। आपको देखने को मिल रहा होगा जो लिस्ट आई है उससे भी एक्सटॉर्शन के जरिए दबाव डाल करके, धमकी दे करके, अरेस्ट करके, सीबीआई इंक्वायरी बैठा करके, ईडी इंक्वायरी बैठा करके, आईटी का रेट डलवा करके उनसे वसूली की गई है, जो बाकी मध्यवर्गीय और अपर मध्यवर्गीय बिजनेसमैन और व्यापारी हैं अदर देन। लेकिन गुजरात के कुछ गुजराती चोरों का बिल्कुल से आपको
लाइट्स में नहीं आ रहा होगा। और एक बात उदाहरण से समझिए, जानते हैं जब किसी को कोई रोग हो जाता है, मान लीजिए किसी को कोई रोग हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ लिखता है कि भाई ये टेस्ट करवा लो। डॉक्टर टेस्ट करने के लिए लिखता है, वो जाता है लैब में टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर को लाके दिखाता है। जब उसमें कोई रीजन आ जाता है कि भाई चलिए इनको डेंगू है, इनको मलेरिया है, इनको इन्फ्लुएंजा है, इनको, तो डॉक्टर भी संतुष्ट हो जाता है और उसी तरह का इलाज करने की कोशिश मरीज का करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है रोग क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय जानते हैं कब होता है? जब उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। समझ रहे हैं? जब उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो डॉक्टर भी टेंशन में आ जाता है, मरीज भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मरीज को जो समस्या है, वो खाना नहीं पच रहा है या बुखार आ रहा है या जो भी हो रहा है, उसकी समस्या तो है। अब उसका कारण अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर भी डर जाता है, कहीं कोई बड़ी बीमारी भयानक तो नहीं है। फिर वो उस तरह के, मतलब जो रेयर रोग होते हैं उसका टेस्ट करवाने की कोशिश करता है। उनमें से जब कोई पकड़ में आ जाता है कि चलिए इसको टीबी है या कैंसर है या एड्स है या जो भी है, पकड़ में आ जाता है, तो भी संतुष्ट हो जाता है, चलो अब उसका इलाज करें। लेकिन सबसे भयानक स्थिति तब होती है जब उसके बाद भी पकड़ में नहीं आता कि रोग कहां है, क्या है, माने टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, वो लाइलाज हो जाता है। आप जानते हैं, यहां उदाहरण मैंने ये किस लिए दिया कि गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अडानी अंबानी का नाम नहीं है। मेरे दोस्त, जितनी कंपनियां, मतलब जितना नॉमिनेटेड कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं और दिखाई दे रहा है, उन्होंने जितना चंदा दिया है उससे 10 गुना ज्यादा चंदा उन कंपनियों ने दिया है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनका कोई बिजनेस नहीं है, और वही अडानी अंबानी की कंपनी है। ये वो रोग है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सच ये है। अब वो सामने आएगा, छुप नहीं पाएगा, क्योंकि केवाईसी के जरिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उनकी केवाईसी हुई है, किसने लिया है ये पता है, उस पर यूनिक हिडन नंबर भी है जिसके जरिए यह जाना जा सकता है कि उसे किसने लिया है। और अगर बैंक बताने की कोशिश नहीं करेगा, एक दिन में नहीं बताएगा, तो उस यूनिक नंबर को जान करके लोग आरटीआई लगा लगा करके उसके बारे में, उसकी केवाईसी जानने की कोशिश करेंगे और बाहर लाएंगे। चोर बच नहीं सकता, पकड़ा गया है। मेरे दोस्त, अब नरेंद्र मोदी अपने आप को नहीं बचा सकते। अब नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को भी नहीं बचा सकते, उन चोरों को भी नहीं बचा सकते जो फॉल्स कंपनियां बना करके भारत में पैसे लाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में बीजेपी को चंदा दिया है। उनको नहीं बचा सकते, और वो सब कुछ अब नंगा होकर सामने आएगा। सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है कि आगे क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ये आपको भी उत्सुकता होगी कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास कुछ बहुत लिमिटेड रास्ते बचे हैं। इस्तीफा दे दें या निकल लें अपने मेहुल भाई के पास, या इमरजेंसी लगा दें, पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लें। और अभी जो कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो ये कि किसी बहाने से चुनाव को ही टाल दिया जाए, और नहीं कुछ तो कुछ समय के लिए टाला जाए। इमरजेंसी लगा करके पूरी तरह से कब्जा ना करके तो कम से कम किसी बहाने से चुनाव को टाला जाए। उन्होंने एक कोशिश की इस्तीफा दिलवा करके, विपक्ष आवाज उठाएगा, बोलेगा कि एक नहीं चुनाव करा सकते, चुनाव टालिए। विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, तो आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्त भी नियुक्त करना पड़ा, कर लिए। उस पर भी सवाल उठाए गए, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। और जब नरेंद्र मोदी अकेले किसी को, अब उनके पास अकेले पावर हो कि वो किसी को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं, तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी तो वहीं खत्म हो जाती है, उस आदमी का विश्वास तो वहीं खत्म हो जाता है, उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी की अब कोशिश यह है, जैसे
कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, यानी संसद और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हो, इस बहाने से भी कोई रास्ता निकालें, कुछ दिनों तक चुनाव टालें और विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव करने के नाम पे इस चुनाव से बचें, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो अब भारत में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उनकी राजनीति का द एंड हो चुका है, मोदी पॉलिटिक्स का द एंड हो चुका है। और यह काम इलेक्टोरल बॉन्ड ने कर दिया, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने कर दिया कि आपको देना ही पड़ेगा, डेटा दिखाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी देश में एनआरसी, देश की एनआरसी करवा रहे थे, उनकी खुद की एनआरसी हो गई। नरेंद्र मोदी सीएए के जरिए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए नागरिकता की तलाश में निकलेंगे। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन यह तो निश्चय हो गया, डेटा आने से यह साबित हो गया, यह क्लियर हो गया कि चौकीदार ही सिर्फ चोर नहीं था, डाकू भी है। उसने देश की समृद्धि पे, देश की अस्मिता पे डाका डाला है। गरीबों के हक पे उसने डाका डाला है। वो इस डकैती के कारण किसानों की आत्महत्या के लिए भी दोषी है। वो इस डकैती के चलते मजदूरों की, बेरोजगारों की आत्महत्या के लिए भी दोषी है। वो लाखों लाख जो मर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अकेले वन मैन नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब ऐसे आदमी, मैंने पहले भी कहा कि ऐसे आदमी राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उस राम में किसी की श्रद्धा हो सकती है। मैं नहीं समझता कि एक आम समझदार आदमी ऐसे मंदिर में जाएगा या वहां अपनी श्रद्धा समर्पित करेगा। एक कातिल के हाथों कोई मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं हो सकती, जो नरेंद्र मोदी करने की कोशिश किए। वैसे भी उसी का श्राप है, बार बार कहने के बाद भी नरेंद्र मोदी माने नहीं, अधूरे बने मंदिर में जबरदस्ती अपने कातिल हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवा डाले। उसी का प्रायश्चित है नरेंद्र मोदी आज फंस गए, बच नहीं सकते। नमस्कार।